गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन विश्व के समकालीन राजनीति में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर तक अपना यहाँ तक हो गया था कंप्लीट। शीत युद्ध क्या होता है, द्विध्रुव राष्ट्र किसे कहते हैं, ध्रुवीय राष्ट्र किसे कहते हैं, यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। और अपन ने ये भी देख लिए थे कि शीत युद्ध में कौन दो देशों के बीच अपन को पढ़ना है एक चैप्टर की दृष्टि से, वो अपने को सामने तक पढ़ना था अमेरिका और सोवियत संघ के बीचों में। फर्स्ट चैप्टर का नाम है अपना शीत युद्ध। अपन ने इसके कारण, शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध के क्या कारण थे और किन राष्ट्रों के बीच में सबसे ज्यादा शीत युद्ध हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वो हमने इसको देख लिए थे। अब अपने पास बात जो आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, लाजवाब चैप्टर है। यहाँ से यदि विश्व की राजनीति में देखें तो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इसको अपन आज पढ़ेंगे। ये भी इसमें पढ़ेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों बना, इसके क्या कारण थे, या गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, और अभी तक जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो चल रहा है या कि बंद हो गया, या अभी चल रहा है तो कौन सा सम्मेलन हुआ होगा, या प्रतिवर्ष सम्मेलन होते हैं या फिर किसी समय अंतराल के बाद परिवर्तन सम्मेलन होते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अपन ने यहाँ पहली वीडियो में देख लिया था, पहले लेक्चर में पढ़ा था अपन ने, और नहीं देखा हो तो आप देखें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा। उसके लिए अपन द्वितीय विश्व युद्ध कहानी जो कि यहाँ से ही निकल के आ रही है अपनी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, कुछ अपन इसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि ऐसे देखो कुछ आंदोलन होते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, आपने बहुत से आंदोलन पढ़े होंगे 8th 9th 10th में सामाजिक विज्ञान में, तो उसके कुछ कारण रहे थे। आंदोलन स्वतंत्रता दिला रहे थे हमें, कुछ कारण थे। ऐसा ही जे आंदोलन के क्या कारण थे, क्या कारण थे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, तो उसके भी कुछ परिस्थितिक कारण थे, वो परिस्थितिक कारण को अपन को पढ़ना है। यदि मैं आपसे कहूं कि द्वितीय विश्व युद्ध, तो आपके दिमाग में आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूछा जाएगा बिल्कुल। अब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले वाली बात करते हैं अपन, 1945 से हल्की सी पहले, तो दो विश्व में लड़ा गया था। 1945 में दो महाशक्तियां उभर के हमें सामने आएंगी, अभी निकालेंगे उन्हें। तो 1945 की पहले की बात करें हल्की सी अपन, तो कहां थे, दो राष्ट्रों के बीच थी, और वो राष्ट्र थे मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन था, जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटेन। 1945 से पहले की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस। इसकी बात करें तो कौन कौन से थे, जापान, जर्मनी, ये कौन कौन से थे, जापान और जर्मनी जैसे दो राष्ट्र थे, वो ध्रुवीय राष्ट्र में थे। और भी थे, अपन इतना ही ध्यान रखें अपनी दृष्टि से। जब इसके कारण क्या थे आपको बताया हूं मैंने, जर्मनी का क्या था, सॉरी हाँ, जर्मनी का किसके ऊपर आक्रमण था, पोलैंड के ऊपर आक्रमण था। ठीक है, इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का, तात्कालिक कारण था उस टाइम। ठीक है, अब देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब समाप्त होता है, तो उसे समाप्त होने के बाद दुनिया में इन्हें क्या बोलते हैं, दो ध्रुवीय पावर शक्ति बोलते हैं। इसके लिए विश्व की दो महाशक्तियां थी, मित्र राष्ट्र और ध्रुव, इन्हें बोलते हैं अपन द्विध्रुवीय राष्ट्र, मतलब राष्ट्र पूरे दो ध्रुवों में बटे हुए थे। अब बात करते हैं अपन जिसके बाद सुपर पावर आती है इसके सामने निकल के अपन 1945 के बाद, और वो दो महाशक्तियां हैं अपनी, एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ। ये तो सुना होगा आपने नाम, सोवियत संघ। ठीक है, ये तो महाशक्तियां पहले भी पढ़ाया मैंने, हल्का एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन, इसकी कोई गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने लिए कंप्लीट करना है। दो महाशक्तियां आती है सामने, सब जानते हैं, पहले बहुत बार पढ़ाया मैंने। इसमें पूंजीवादी थी विचारधारा थी, और इसमें कौन सी व्यवस्था थी, कौन सी विचारधारा थी, साम्यवादी। इसका राष्ट्रपति कौन सा था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इसका कौन सा था, स्टालिन। अमेरिका का कौन था, विंस्टन चर्चिल। जर्मनी का कौन था, अपना हिटलर। कि आपको कुछ जानकारी आपको याद रखना पड़ेगी, वो आपको पूछे जाते हैं। बहुत बार फेमस फ्रांस का भी था,
वो ध्यान रखें आप, इसको देख लो आप, इसका कौन सा था, चर्चिल, जो योगदान देंगे अब इस आंदोलन में। जर्मनी का आप सब जानते हैं एडॉल्फ हिटलर, इसका रूजवेल्ट, इसका कौन सा राष्ट्रपति, रूजवेल्ट, और इसका था स्टालिन। ये एक बार और रिवाइज होगा, इन राष्ट्रपतियों को आप ध्यान रखें। अब देखिए दुनिया की दो महाशक्तियां अपने सामने आती हैं, सुपर पावर बोला गया, और एक आ गई अपने सामने यूएसए और एक आ गया सोवियत संघ, ठीक है ना। अब जब 1945 में हुए, ब्रिटेन खत्म हो गया, ब्रिटेन का जो साम्राज्यवादी नीति थी वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। अब ब्रिटेन से कुछ राष्ट्र क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, और अपन उसकी बात करें इंडोनेशिया, उस पर डचों का साम्राज्य था वो। भारत की अपन बात करें, ब्रिटेन का साम्राज्य था 1947 में स्वतंत्र, 1945 के बाद ही होगा, इसी के बाद ही तो आई 1947, तो भारत भी स्वतंत्र हो गया इंग्लैंड से। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी क्या होने लगे, ब्रिटेन की ध्वस्त होने लगी, इसकी राजनीति धीरे धीरे कमजोर होने लगी, इससे जो स्वतंत्र राष्ट्र थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। अब जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए, उन राष्ट्रों के बीच क्या होने, खाद्यान्न की समस्या हुई, उन राष्ट्रों के बीच में जो नवीन राष्ट्र उत्पन्न हुए दोनों द्वितीय विश्व युद्ध में, उन्हें क्या बोले अपन ने, नवीन राष्ट्र, नवीन स्वतंत्र राष्ट्र। 1949 चाइना, 1947 भारत, और यदि उसकी बात करें अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में कुछ हिस्सों पर, अधिकांश हिस्सों पर ब्रिटेन का कब्जा था, वो उससे स्वतंत्र होने लगे। अब इन राष्ट्रों, जो नवीन राष्ट्र का उदय हुआ, नवीन राष्ट्रों का स्वतंत्र हुए, उन राष्ट्रों के बीच कोई अमीर था, कोई गरीब था, किसी के पास खाद्यान्न की समस्या थी, तो किसी के लिए सैनिक सहायता की जरूरत थी, किसी के लिए किसी और वस्तु की जरूरत थी। अब वो वस्तु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किससे सैनिक सहायता मांगे, किससे खाद्यान्न की समस्या मांगे, किससे रुपए पैसे मांगे, तो उनके पास दो चुनौतियां थी। कितनी थी बच्चों चुनौतियां, दो चुनौतियां थी। या तो वो किस गुट में जाए, पूंजीवादी में जाए, या फिर साम्यवादी विचारधारा को माने। उनके बाद क्या परिस्थितियां थी, परिस्थिति जैसे कि मैंने आपको गिनाई, रोजगार, किसी के पास खाने की समस्या थी, क्योंकि नवीन राष्ट्र उदय हुआ है, इतनी जल्दी थोड़ी ना कृषि कर लेगा, संसाधन को जुटाएगा, अभी तो स्वतंत्र हुआ है। किसी के पास सैनिक सहायता चाहिए, नहीं दूसरा और उस पर आक्रमण कर ले, अभी तो स्वतंत्र हुआ है, तो कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ संधि समझौता करना पड़ेगा। अब उन राष्ट्रों के बीच कुछ गरीब राष्ट्र भी थे, इनसे अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, बहुत छोटे छोटे से देश स्वतंत्र हुए। उन छोटे छोटे देशों के बाद ऐसी बहुत सी समस्याएं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम शांति सुरक्षा कैसे कायम कर पाएंगे, तो उनके पास भी दो चुनौतियां थी, या तो वो इस गुट में जाए और या फिर इस गुट में जाए, ठीक है, दोनों ही गुट थी दुनिया में। अब इन दो कुछ राष्ट्रों ने सोचा कि हम इन दोनों ही गुटों में न जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यदि हम इसको माने और ना इसको माने, तो फिर किसको मानोगे आप, तो फिर उनके पास चुनौती थी, उनके पास चुनौती आ जाएगी, ना आप इस विचारधारा को मानना है और ना इस विचारधारा को। यदि कोई छोटा देश इससे आर्थिक सहायता मांगता है, तो जो उसे क्या करेगा, पहले कहेगा हमारी विचारधाराओं को आप मानिए, तब आपको आर्थिक सहायता देंगे। यदि आप सोवियत संघ से विचारधारा को मनवाते हैं या सोवियत संघ से कुछ आर्थिक सहायता मांगते हैं, तो सोवियत संघ का भी कहना था कि आप हमारी विचारधाराओं को मानिए। फिर सारे देशों ने क्या किया, अफ्रीका के नवीन, कुछ एशिया के कुछ, इन दोनों ने क्या मिलाया, एक बैठक की या एक आंदोलन प्रस्तावित किया कि हम इन दोनों ही गुटों को ना माने, तो फिर हमें कुछ हमारे लिए कुछ संस्था तो चाहिए कि यदि हमें कोई जरूरत पड़ेगी, खाद्यान्न की जरूरत पड़े, सैनिक सहायता की जरूरत पड़े, तो हमें कोई दे तो सही भैया, तभी तो हम इन पे ना जाए। यदि हमें जो चीजें देंगे, हमें कुछ तो देना पड़ेगा उसके लिए, तभी तो हम किसी अन्य गुट में ना जाए। तो उन सब ने क्या किया, एक आंदोलन की शुरुआत की, और उस आंदोलन को बोलते हैं अपन गुट निरपेक्ष आंदोलन। अभी बनेगी इसकी रूपरेखा, कौन कौन इसमें शामिल है, कितने देश शामिल है, कब इसका सम्मेलन किया जाता है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझ में आ गया कि जो नवीन राष्ट्र थे उनके बीच चुनौतियां थी, हम दोनों ही राष्ट्रों में ना जाएं, दोनों ही धर्मों में ना जाए, दोनों ही
इनमें ना जाए गुटों में, तो हम अपने ही गुट बना लें, उन्हें बोलते हैं गुट निरपेक्ष। लेकिन क्या कारण थे कि गुट निरपेक्ष हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी भी तो हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाना पड़ेगी। लेकिन यदि अपन इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें, उससे पहले हमें एक शब्द को क्लियर कर लेना चाहिए कि गुट निरपेक्षता क्या होती है। पूछा जा रहा है 2 नंबर, बस यहां से आपको पूरे आंदोलन समझ में आने लगेंगे यदि आप इसका मतलब समझ जाए। गुट निरपेक्षता का क्या मतलब होता है? पहले मैं कहूंगा यदि आपसे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है देखिए, गुट निरपेक्ष मतलब आपको पहले बता दिया 2 गुट थे दुनिया में, आप दोनों ही गुटों में नहीं रह रहे, कुछ राष्ट्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते हैं, तो क्या निकल के दोनों ही गुटों की राजनीति से दूर रहना। पहला गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या निकलता है अपने, या उद्देश्य क्या निकलेगा कि दोनों ही गुटों की राजनीति से अभी पता है कि यदि दोनों ही गुटों की राजनीति से अपन को दूर रहना, ना अपन को साम्यवादी में जाना, ना हमें पूंजीवादी में जाना, तो इनका क्या था, गुट निरपेक्षता का गुट जो आंदोलन कर रहे थे उनका पहला एम था, पहला उद्देश्य था, और इस गुट निरपेक्षता का अर्थ भी यही निकलता है। अब दूसरे की अपन बात करें तो किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक समझौता ना करना, इनका काम था। दूसरा क्या पॉइंट है इसका, किसी भी राष्ट्र से सैनिक सहायता ना करना। यदि सैनिक सहायता करेंगे तो अपनी विचारधारा को मनवाएगा, सैनिक सहायता ना करना वो भी इनका उद्देश्य था। अब तीसरी यदि अपन बात करें, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इतनी कहानी, दोनों की राजनीति, दोनों की गुटबाजी राजनीति से अपने कुछ मतलब नहीं है, अपन अपना ही अपना काम चलाएंगे जैसे चलेगा। उन राष्ट्रों ने जो नवीन राष्ट्र उत्पन्न हुए तो उन्होंने ये सोचा कि हम ना तो अमेरिका साइड जाना चाह रहे और ना हम सोवियत रूस की साम्यवादी विचारधारा को मान रहे। तो उससे कि दोनों की राजनीति से हमें क्या रहना है, दूर रहना होगा। किसी भी सैनिक से सैनिक सहायता नहीं लेंगे, हम किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि समझौता नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, सैनिक संधियां हो गई। अब बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है, यदि देखो अपन किसी एक से लड़ाई क्यों नहीं, उन्होंने ये सोची जो दोनों राष्ट्रों ने, जो नवीन राष्ट्र थे सॉरी, उसमें अपन ना तो इससे लड़ाई लेते हैं और ना इससे, अपने को क्या मतलब इन दोनों से लड़ाई मोल लेना, तो अपन दोनों से यार मैत्रीपूर्ण संबंध क्यों ना बनाए। बात समझ में आ रही? ऐसा कि भारत को देखा, भारत की विदेशी कूटनीति पढ़ेंगे अभी मन इसमें। भारत की विदेशी कूटनीति क्या है, भारत ने सोची कि ना यार अपन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जाते हैं, ना पूंजीवादी विचारधाराओं को मानते हैं और ना साम्यवादी को मानते हैं, तो फिर क्या करें, अपन दोनों, ऐसा तो है ना कि एक को मानेंगे तो एक को बुरा लग जाएगा, यदि आप इसको मानेंगे तो इसको बुरा लग जाएगा कि हमारी गुटों में नहीं है, इसकी मानते हैं बात तो इसको माने। तो सीधी सी बात, किसी इन राष्ट्रों ने जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होंगे अध्यक्ष, उन्होंने ये सोचा कि यार अपन को किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना, अपन दोनों राष्ट्रों के बीच क्या करें, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। क्या बनाए, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना, अपने लिए क्या करना है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। देखो क्या लेना है, अपने तो दोनों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर ले और विदेश नीति, स्वतंत्र विदेश नीति को अपना, क्या करें, चौथा क्या कर सकते हैं अपन, स्वतंत्र विदेश नीति को अपना। अपनी स्वतंत्र की विदेश नीति होगी वो अपना है, स्वतंत्र है अपन विदेश नीति अपनाने में। हम जिससे इससे संबंध बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहते तो भी अच्छी बात है, हम आपसे कोई लड़ाई या मोल
नहीं लेना। ये थी इसके भैया क्या गुटनिरपेक्षता का हासिल। अब इन उद्देश्यों को लेके अब जाएंगे आंदोलन में शामिल होंगे। ये आप लिख लें, नोट कर लें। बिल्कुल ये फैक्ट जो है बहुत इजी तरीके से है। ये फैक्ट यदि आपको किताबों में जो मिलेंगे 3-3, 4-4, 5-5 लाइन का पैराग्राफ मिलेगा और उसमें आप अर्थ निकालेंगे तो सिर्फ यही रहेगा। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश की है, इससे आप काफी समय तक बना रहे हैं और इससे आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भाग नहीं सकते। इसमें आपके 12th की दृष्टि से पढ़ें, 12th की दृष्टि से नहीं, आप कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे जॉब वगैरह का, उसमें से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिलता ही है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। इसलिए अपन इसको हल्का अच्छी सी चर्चा कर लेते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता ही क्या है। ठीक है, आगे इसके क्या थे उद्देश्य थे और गुटनिरपेक्षता का आदि आपसे आकर पूछे तो फिर यही होगा उसमें। और ये अपन साफ करें। अब बात आती है कि भाई इन्होंने क्या समस्या पैदा की है, क्या कहाँ ऐसी वो आंदोलन करें, किस जगह पे आंदोलन करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपन अच्छे तरीके से संगठन को खड़ा कर पाए। तो उस संगठन को खड़ा करने के लिए कुछ पहले रूपरेखा बनाना पड़ेगी। कैसे करेंगे काम, उसमें कौन कौन शामिल होगा, उसके क्या उद्देश्य होंगे, कब इसमें अपन क्या उद्देश्यों को अपन आगे बढ़ाएंगे, कि राष्ट्रों की कैसे सहायता करेंगे, होती है कि नहीं समस्या। तो रूपरेखा तैयार करने के लिए कुछ 4 महान व्यक्ति सामने निकल के आते हैं जो इंपोर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि भारत की ही बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, भारत से पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए कुछ महान राजनीतिकों को तो होना चाहिए कि इसमें अपन क्या उद्देश्य रखेंगे, इसके क्या कारण रहेंगे, कैसे इसको आगे चलाएंगे। विधिवत चलाने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए कुछ राजनीतिक इसमें शामिल हुए देशों के। तो पहला जो है वो भारत के कौन थे, अपने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी की यदि अपन बात करें तो दूसरे थे अपने मार्शल टिटो। जी अच्छे से ध्यान रख लेना आप। सर फिर जे कौन से देश के थे, जे थे अपने यूगोस्लाविया के। ये किसके थे, यूगोस्लाविया। यदि मैं आपसे कहूं कि यूगोस्लाविया दुनिया में कोई देश नहीं तो आपका जान को अजूबा होगा, बिल्कुल अजूबा होगा, क्योंकि यूगोस्लाविया आज वर्ल्ड के मैप में आपको जुड़े जुड़े नहीं मिलेगा। तो फिर कहां चला गया, अब इसकी कहानी अपन आगे देखेंगे। इससे अब क्या इसका बंटवारा हो गया है, इसका विभाजन हो गया। आपको मैप में कहीं ढूंढेंगे तो यूगोस्लाविया ऐसा देश देखने को नजर नहीं आएगा। कहां होगा जब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तीसरी की बात कर लेते हैं कि तीसरा कौन सा राजनीतिक था इसमें, तो तीसरा था डॉक्टर सुकर्णी। और डॉक्टर सुकर्णी थे अपने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक है, ये था इंडोनेशिया का, जवाहरलाल नेहरू का भारत का। इनमें से आपको कोई भी देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने में राजनीतिक नहीं था, या तो वो 3-4 में से एक और है, एक और अभी देख रहा है उसे अपन। एक था अपना अब्दुल नासिर, चौथा इसको और ध्यान रख लो आप, कौन सा था अपना अब्दुल नासिर जी। अब्दुल नासिर कहाँ के थे, इजिप्ट के थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे। ये 4 राजनीतिकों ने अब इनकी रूपरेखा बनाना शुरू की। देखें, जैसे कि मैंने बताया गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नवीन राष्ट्र कौन कौन से थे, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप।
क्या आपको इसका कहीं यूरोप का कोई दिख रहा है? दिख रहा है सर, यूगोस्लाविया तो यूरोप में है, लेकिन उसकी कहानी ये बताया कि यूगोस्लाविया का अस्तित्व नहीं है दुनिया में। उसका क्या विभाजन हो गया है, यूगोस्लाविया जैसी दुनिया में कोई कंट्री नहीं है। तो इन दोनों देशों के बीच में पहले आंदोलन प्रस्तावित हुआ और इससे सबसे अच्छे संबंध भी थे अपने भारत के बात करें मार्शल टिटो से। वैदेशिक राजनीतिक बहुत अच्छे खासे संबंध थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मार्शल टिटो के उस टाइम के। अब तो क्या यूगोस्लाविया देश ही नहीं बचा, तो कहाँ से संबंध बनेंगे। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो नवीन राष्ट्र थे, निर्वाचित राष्ट्र, नवीन स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। अब इनके कुछ रूपरेखा जो मैंने बताई, उन रूपरेखा को लेके जो एक शहर में आयोजित हुए या एक शहर में इकट्ठे हुए, उस टाइम कितने सदस्य थे इसमें सदस्यों की संख्या की, राष्ट्रों की सदस्यों की संख्या या प्रतिनिधि लिख सकते हैं अपन से, प्रतिनिधि राष्ट्रों की संख्या। कितने राष्ट्र इसमें शामिल हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन में? वर्तमान की अलग कंडीशन, वर्तमान में अलग अलग शामिल देश हैं, तो इसमें प्रतिनिधि में शामिल राष्ट्र थे वो थे उस टाइम कितने, 25। कितने थे बच्चों, 25 जो राष्ट्र थे वो क्या थे, इसमें जो संस्थापक देश थे या प्रतिनिधि देश कह सकते हैं अपन इन्हें, या दूसरा नाम यदि आपको इसमें मिल जाए संस्थापक देश अपन कह सकते हैं। अब इन 25 देशों में जो समस्या है, किस राष्ट्र देश में अपन जाके इस समस्या को पैदा कर दें, ये आंदोलन करें, कहाँ खड़े होकर करें, किसमें संगठन को, किस राष्ट्र में संगठन को बनाए। 25 थे, 25 में किस में जाए, तो 25 में से सबसे इनके सामने विचार विमर्श करके निकाला कि हम 25 में से कहाँ जाएंगे, बाडुआ सम्मेलन किया इन्होंने 1955 में। कहाँ किया, अब की रूपरेखा बनाएंगे 25 राष्ट्रों के, और जो फेमस राजनीतिक हैं अब जो इकट्ठे होंगे कहाँ, 1955 में बाडुआ। अब सर बाडुआ क्या है, बाडुआ है जावा द्वीप, जावा द्वीप इंडोनेशिया। यहां 1955 में ये समस्त राजनीतिक और ये 25 राजनीतिक इस बाडुआ के मार्डेका हाउस, एक जगह है बाडेगा शहर, बाडुआ शहर है किसका, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया भी हिंद महासागर से अपना प्रशांत महासागर तक फैला है द्वीप समूह। ऐसा तो नहीं इंडोनेशिया देश बोलते हो आप, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है अपने बाडुआ शहर, क्या है जी, बाडुआ शहर। आप इस शहर में भी ऐसे गुना शहर है, गुना में कहाँ करोगे, गुना में कुछ पर्टिकुलर जगह तो होगी कि आप इस भवन में जाके करना है, तो इसका वो शहर का जो भवन था उसको बोलते हैं अपन मार्डेका हाउस। अब इस मार्डेका हाउस में 1955 में इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जो प्रतिनिधि संस्थापक राष्ट्र थे वो शामिल हुए। ठीक है, क्या बनाने के लिए, रूपरेखा बनाने के लिए। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनके खड़ा हो गया, गुटनिरपेक्षता की रूपरेखा बनके खड़ी हो गई, अब सामने हमें आती है 1955 में। अब और धीरे समय बीतता है, अब आपसे यहां से क्वेश्चन अपना एग्जामिनर पूछ सकता है कि अच्छे से दी है आपके बुकों में भी, यदि नहीं दी हो तो पढ़ के देख लेना, ये बहुत इजी तरीके से बनाई है मैंने इसके लिए। गुटनिरपेक्षता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध पे जाना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुझे इतिहासकारों, ये राजनीतिकों का नाम लिखना है, कैसे कैसे बनी वो आपको 25 प्रतिनिधि सदस्य हैं। अब कहाँ हुई थी सबसे पहले सम्मेलन की बैठक, तो बाडुआ शहर में। बाडुआ कहाँ पड़ता है, तो जावा द्वीप में। जावा द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कहाँ है, अपने हिंद महासागर में। जैसे भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे आपको उसके पास निचोड़ होना चाहिए कि अधिकतम। इस मार्डेका हाउस में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बन के तैयार हो गए। यहां तक कोई समस्या है, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जी। आप ध्यान रखें कितने देश आप सामने लाने वर्तमान में कुछ बुलाएंगे संस्थापक, वर्तमान की नहीं, पहले संस्थापक में निकल लेते हैं अपन यहाँ। संस्थापक में कितने हैं, 25 देश।
जब 1961 में समय बीता, 1955 के बाद 1961 आती है और 1961 में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम क्या किया गया, सम्मेलन किया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या किया गया, सम्मेलन किया गया। कब किया गया, 19। अब कहीं तो किया जाएगा, अब कहाँ किया जाएगा, जो भी जगह आपको याद रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। बहुत इंपोर्टेंट है, एक बार नहीं, एमपी बोर्ड ने इसे बहुत बार रिपीट करके पूछा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहाँ हुआ था। अब ध्यान लगाने वाली बात, ऑप्शन में भी आपको पकड़ने की कोशिश हो रही है, क्वेश्चन भूल जाए। देखिए, ये प्रतिनिधि मजबूत थे और भी थे 25, लेकिन ये क्या है, इनके राजनीतिकों ने रूपरेखा बनाने तैयार की। तो आज इन्हीं में से कहीं ना कोई से देश में होगी सम्मेलन, इन्हीं में से हो कि नहीं होगा। है वो 25 है। हमने क्या बोला कि 25 कुछ अफ्रीका के लिए, और अफ्रीका को आपको पता है निर्धन राष्ट्र है, इतना मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, अभी तो स्वतंत्र हुए। तो आज इन्हीं 4-5 में से 4 जो इंपोर्टेंट राजनीतिक थे, उन्हीं में से किसी भी शहर में एक आयोजन किया गया होगा। अब इनमें से किसमें किया गया होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मार्शल टीटो, आप अच्छे से ध्यान रखें। मार्शल टीटो क्या है, यूगोस्लाविया, तो यूगोस्लाविया शहर यूगोस्लाविया में किया गया होगा। पहला आंदोलन कहाँ किया गया था, सम्मेलन कहाँ किया गया था अपना, यूगोस्लाविया में। अब यूगोस्लाविया की स्थिति अपन ने उसमें पढ़ा, बार्डुमा शहर, उसका भी कुछ शहर होगा। तो इसकी राजधानी उस टाइम हुआ करती थी बेलग्रेड। इस बेलग्रेड के यूगोस्लाविया की राजधानी थी बेलग्रेड। उसमें प्रथम आंदोलन गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या किया गया, प्रथम सम्मेलन किया गया। इसे आप ध्यान रखें, इसे क्या बोलते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन। कहाँ किया गया बच्चों, यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया का किस शहर में किया गया, तो सीधी सी बात है, यूगोस्लाविया की राजधानी में किया गया। वो कौन सी है, बेलग्रेड। कब किया गया, 1961 में। क्या था, प्रथम था, मतलब किसका प्रथम था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन था और 1961 में था। डेट भी आपको याद रखना है, कहाँ किया गया था, तो अपना यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में। अब 1961 में यदि आपसे पूछ ले कि भारत का किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो भारत में 1961 में कौन था प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने प्रतिनिधित्व किया होगा भारत का। अब जी आपसे जी 2 नंबर में टिप्पणियां पूछ ले कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, प्रथम आंदोलन को समझाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, 1900 गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम आयोजन 1961 में किया गया। 1961 के यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में संपन्न हुआ। इसमें कितने राष्ट्र शामिल हुए होंगे, तो संस्थापक देश कितने थे, 25। इसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इतना लिखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिखना, किसी राष्ट्र का कोई जरूरी नहीं है हमें, इतना अपने को कहानी लिखना है। 2 नंबर है फर्स्ट सम्मेलन पूछ। क्या आप अब तक कितने सम्मेलन हो गए, और अभी भी होते हैं कि नहीं होते, अभी भी होते हैं। कितने वर्ष में होते हैं, आज वर्तमान में जिसके साथ देश है इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में सदस्य देश है 120। जो इंपोर्टेंट है ऑब्जेक्ट पूछेंगे यहाँ से, फर्स्ट आपको एक क्लियर हो गया होगा, इसको देख लेते हैं। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या, कितनी है, 120। ठीक है, पहले कितनी थी, 25। अच्छे से ध्यान रखना, नोटिस वाली बात है, पहले 25 थी। पूछता है यहाँ से ऑब्जेक्ट, वर्तमान में कितनी है, 120। ठीक है, अब 120 तो है, लेकिन 120 में से कितनी है, देखें अभी जो हुए हैं 120 में से 2011 में इसमें जुड़े हैं, एक जुड़ा है चिली,
ओ सॉरी चलिए फिजी, वेरी सॉरी फिजी, और एक है अजरबैजान। सर हमें इतना करंट क्यों दिख रहा है? देखिए अजरबैजान में भी सम्मेलन हुआ और आपकी बुकों में दिया है। ये दोनों किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के 2011 में 2 देश शामिल हुए हैं और पहला है अपना फिजी और दूसरा है अजरबैजान। इसमें अभी हाल ही में 2019 का अजरबैजान का गुटनिरपेक्ष आंदोलन किया गया था। ध्यान रखें 2019 का कब किया गया है? अजरबैजान किया गया है। अजरबैजान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इतना आपको ध्यान रखना है। पहला आंदोलन आपको क्लियर है। अब वर्तमान में ऐसा पूछ ले कि कितने 120 में से कौन से महाद्वीप में कितने हैं, तो आप उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अपन ने सबसे पहले देखा था अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा होंगे। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कितने हैं? 53 राष्ट्र हैं और 39 हैं अपने आप किसके? एशिया के, सॉरी ये है अपने एशिया और जिन्हें अफ्रीका के देश शामिल है। बाकी जो है कुछ है यूरोप के और कुछ हैं अपने ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे ये जो है बस सबसे ज्यादा किसके? अफ्रीका महाद्वीप के हैं और किसके बाद किसके हैं? एशिया, क्योंकि संगठन इन्होंने खड़ा किया है अफ्रीका और एशिया का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप कुछ इंपोर्टेंट इनकी और को देख लेते हैं। पहला आंदोलन तो समझ में आ गया कब किया गया था। अब दूसरे की चर्चा कर लेते हैं। देखना दूसरा हर 3 साल में किया जाता है, ये भी ध्यान रखेगा। ये किसी कितने वर्ष में किया जाता है? प्रति 3 वर्ष में। 3 वर्ष में क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है गुटनिरपेक्ष का। क्या प्रति 3 वर्ष में होता है? हाँ प्रति 3 वर्ष में होता है। यदि किसी राष्ट्र में आर्थिक संकट है तो उसे 1 वर्ष के लिए टाल दिया जाता है। कुछ समय के लिए आपको उसमें मिलेगा, सीजन वाइज नहीं मिलेगा, वो आर्थिक संकट के कारण से टाल दिया गया। भारत में कब किया गया? तो भारत में भी ध्यान रखें आप 1983 7वां 1983 में कहा किया गया था? दिल्ली में। ये आप ध्यान रखें कि भारत में हुआ है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आपकी बुकों में आपको सब मिल जाएगा कहाँ कहाँ किया गया। तो अपने लोकेशन इतनी को याद रख नहीं सकते पर कुछ आपको जो आंदोलन है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा कब किया गया था। ध्यान रखें आप बिल्कुल जी। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। भारत में जो किया गया था 7वां था, 1983 में किया गया था। ठीक है, अब अभी तक कितने आंदोलन हो, कितने सम्मेलन हो चुके हैं? ये सम्मेलन हुआ दिल्ली में सम्मेलन। कौन सा हुआ था? 7वां। पहला आपको ध्यान रखना। अब तक कितने हो चुके हैं? तो अब तक 18 हो चुके हैं। 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका? तो 18वां सम्मेलन हुआ था जैसे कि अभी बताया मैंने अजरबैजान में। ठीक है ना जी। आपको इतना पढ़ना था इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। यहाँ तक कि सब कुछ समझ में आ गया होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या होता है और अभी तक कितने इसमें सम्मेलन हो चुके हैं। तो आपको कुछ याद रखना है। जैसे कि पहला 1961, दूसरा 1964 काहिरा में हुआ है, आपको मिल जाएगा बुकों में। ठीक है, अगला कौन सा रखना है? 1983 7वां, क्योंकि भारत में हुआ है कि पूछ सकता है 7वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये लिखना होगा। और अभी तक कितने हुआ है? 18वां। यहाँ तक कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपको जो कहानी हमने जमाई है उसी कहानी पर आपको चर्चा करना है। बस इतना ही आपको इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पढ़ना था। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद इस चैप्टर में ना के बराबर क्वेश्चन है, आने की संभावना जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में से आ रहा है।